Very good morning to all of you, my dear friends. This is Shafiq Ahmed, and you're all welcome to your favorite YouTube channel. Let's learn together. So we have completed up to here about the advantages, about the advantages that the people of the villages were getting. Now let me show you and explain this with the help of one example also. Suppose a merchant clothier in England. Merchant clothier, who is this one? एक मर्चेंट है जो कपड़ों का काम करता है ना, कपड़ों में कपड़ों को बनवाता है ना, यानी फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट. अब कपड़ा, एक कपड़ा बनाने के लिए ही समझ लो, एक शर्ट बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस हो सकता है, जरा देखते हैं हम लोग, है ना. अ मर्चेंट क्लोथियर इन इंग्लैंड परचेज वुल फ्रॉम ए वुल स्टेपलर. एक मर्चेंट जो है क्लोथ जो बनवा रहा है, पहले उसने क्या किया है, ही परचेज्ड वुल फ्रॉम ए वुल स्टेपलर. अब ये स्टेपलर कौन है? अ पर्सन हु सॉर्ट्स वुल अकॉर्डिंग टू इट्स फाइबर. यानी ये स्टेपलर उनको कहते हैं जो वुल को अलग अलग जो है सेपरेट करता है, अलग अलग करता है उसके फाइबर के हिसाब से. बिकॉज डिफरेंट वुल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर. किसी का फाइबर बहुत स्मूथ होता है, किसी का रफ भी हो सकता है, किसी का शाइनी भी हो सकता है. तो ये स्टेपलर का काम ये होता है कि वो अलग अलग उसको सेपरेट करता है, सॉर्ट आउट करता है. एंड दिस मर्चेंट क्लोथियर दे यूज्ड टू परचेज वुल फ्रॉम देम. एंड देन अब ये वूल खरीदने के बाद उनका काम तो खत्म नहीं होता है. दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द वर्क फ्रॉम द मर्चेंट साइड. अब वो क्या करते हैं मर्चेंट यानी कि ट्रेडर, अब वो क्या करते हैं, देन दे यूज्ड टू कैरी दैट पर्टिकुलर वूल टू द स्पिनर. अब वो स्पिनर के पास लेकर जाते हैं उस वूल को, जहां पर स्पिनर क्या करता है, द स्पिनर यूज्ड टू स्पिन इट, यानी उसको धागा बनाने का काम शुरू होता है. वो वूल से क्या बनता है, थ्रेड बनने का काम शुरू हो रहा है. एंड देन इट वाज टेकन टू सब्सिक्वेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन टू वीवर्स. और फिर धीरे धीरे जो है एक प्रोसेस के बाद दूसरा प्रोसेस होते होते वीवर्स तक पहुंच जाता है वो. और वीवर्स क्या करते हैं, फिर वो क्लोथ को वीव करते हैं. एंड देन वीवर्स के बाद वो चले जाते हैं फूलर्स के पास. यानी फूलर कौन है? अ पर्सन हु गैदर्स, जो कलेक्ट करते हैं कपड़ों को एक जगह. एंड देन टू डायर्स. और फिर क्या होता है, लास्ट प्रोसेस क्या है, वो डायर के पास जाता है, जो लोग डाई करते हैं, उस पर कलर वगैरह चढ़ाते हैं, डिजाइन वगैरह करते हैं उस पर. तो आपने देखा यहाँ पर एक मर्चेंट क्लोथियर का काम स्टार्ट होता है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेपलर एंड इट एंड्स अप टू द डायर. डायर तक जाने के बाद भी ये कपड़ा मान लेते तैयार हो गया, दैट इज रेडी, बट इट इज नॉट रेडी टू बी सोल्ड. यानी फिनिशिंग अभी भी बाकी है. सो द फिनिशिंग वाज डन इन लंदन बिफोर द एक्सपोर्ट मर्चेंट सोल्ड इट टू द इंटरनेशनल मार्केट. क्योंकि फिनिशिंग का काम जो है लंदन में हुआ करता था. बिकॉज व्हाई? देयर वाज फ्यू रीजन. बिकॉज लंदन वाज एडवांस इन इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज. एंड लंदन जो है वो काफी एडवांस था, वहां पर काफी इंडस्ट्रीज और मशीन्स थे. दैट्स व्हाई दिस फिनिशिंग यानी पैकेजिंग करना, उस पर लेबल लगाना, पैकेट्स करना, या उसकी एडवर्टीजमेंट करना, यानी ये सारे चीजें जो है पैकेजिंग से लेकर उस पर लेबलिंग और प्राइसिंग करना, दैट ऑल वाज डन इन द लंदन. बिकॉज they were quite advanced in technologies at that particular time. So finishing क्योंकि लंदन में होता था, that's why London came to be known as the finishing center. Therefore London in fact came to be known as finishing center, क्योंकि finishing का काम लंदन में हो रहा था, इसलिए लंदन को हम लोग कहते हैं finishing center. ओके अभी तक उम्मीद है कि आपको पता हो गया होगा. You have got the point what I want to say. Now there are a few more points over here. That proto industrial system was a part of a network commercial exchange. It became proto-industrial, means industries से पहले जो काम हो रहा था, that also became a network of commercial exchanges from one person, means one from one place to another place. People were carrying the goods and selling it to the other places also. यानी सामान कहीं और बनवाना है और उसको सेल कहीं और ले जाके कर रहे हैं. यानी कमर्शियल एक्सचेंज का एक जरिया बन चुका था. It was not because of industries. It is, we are talking before the industries, before the coming of industries. अभी तक हम लोग कहाँ बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज के आने से पहले के बात कर रहे हैं. So it is, you can't say, we can't say that only because of industries these commercial exchanges began. No, that is not quite correct. Because before the invention of the machines in the industries or the group of factories, this proto-industrial system was there. It became a network of commercial exchanges. Now later on it was controlled by merchants and the goods were produced by vast number of producers. Right now we have just seen that there are a number of processing and steps. There are many steps in producing a particular cloth, or suppose a shirt. If you want to produce a shirt, then there are a number of processes over there.
So now this number in each process of making that particular shirt, there was a vast number of producers. बहुत सारे इसमें producers involved थे. जो कोई शर्ट में बटन लगाता है, तो कोई शर्ट में क्या करता है, वो शर्ट की सिलाई करता है, कोई इस पर डाई लगाता है, कोई इस पर कलर करता है, तो कोई इसके डिजाइन बनाता है, कोई कटिंग करता है. And there are many steps in producing a single shirt. So in every process there was a number of producers. बहुत सारे producers होते थे, and they were working within their family farms. और वो फैमिली में ही, अपने घर में ही काम करते थे. घर पे ही उन्होंने इस टाइप का, समझ लो फैक्ट्री टाइप का घर में ही बना लिया था. बट देयर वर नॉट फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज नहीं था, बट दे वर वर्किंग विद इन देयर फैमिली फार्म्स. घर में ही दो चार रूम को एंगेज कर कर दे वर जस्ट डूइंग दिस वर्क. So that's why I was saying that proto-industrialization was such a period when there was a large-scale production for the international market in the absence of factories. Factories के बिना भी लोग जो international market में अपने production करते थे, international market को fulfill करते थे. And that production was done in the family farms. घर ही में होता था ये सारे production, एक दूसरे के घर पे. And at each stage of production, you can see over here that 20 to 25 workers were employed by each merchant. हर प्रोसेस में देखना, बहुत अच्छे से समझना इसको, हर स्टेज, हर प्रोडक्शन के स्टेज में 20 से 25 वर्कर्स का इस्तेमाल होता था. And every merchant was hiring. Suppose if there are 4 stages of production, then there are hundreds of workers, है ना. 20 से 25 वर्कर हर प्रोसेस में है, हर स्टेज में है, तो 25 वर्कर करके इन ऑन एवरेज इफ यू विल टेक, then there are almost 100 workers in a shirt, in the production of shirt, if there are 4 stages of production. So you can say, we can say over here that employment was not a issue at that particular time. Employment एक issue नहीं रहा होगा, क्योंकि एक गांव में, एक शहर में कितने ही लोग रहते हैं, सभी को कुछ ना कुछ काम मिल जा रहा है. Each clothier was controlling 100 of workers. That why I want to say कि हर एक मर्चेंट जो, हर एक ट्रेडर जो है, वो कम से कम hundreds of workers को कंट्रोल करता होता है. So everyone was getting some work. So the thing was going on very nicely, my dear friend, my dear students. Okay, student, let us come to our next chapter, next topic. That is, you can see, can you answer this now? So if you want to make notes of the chapter, then you can make notes in the form of question answer also. And if you would answer all these questions that is on the screen right now, then you would be able to make notes till the topic we have covered over here. Okay, so let us move ahead. आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स के पास. एंड हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? दैट इज स्पिनिंग इन द 18th सेंचुरी. नाउ अब जरा ट्विस्ट स्टार्ट होता है चैप्टर में. आप देख सकते हैं यहाँ पर, यू कैन ऑल सी ओवर हियर दैट अ लेडी इज स्पिनिंग द थ्रेड ओवर देयर. एक लेडी जो है स्पिन कर रही है थ्रेड को. और आप साथ साथ अगर गौर से देखें, इफ यू वुड सी इट वेरी क्लोजली, दैट might be her daughter is also involved and her mother is also involved in the same work. Means you can see over here in this image that the members of all the members of the family are involved in the production of cloth over here. That you can see over here is that one woman is spinning the thread over there. You can see the threads over here lying over here. So she is just weaving the thread, and someone, her daughter is doing also something. Her mother, it seems that she is also involved. So what I want to say that now every house was having some work in the villages. So what happened next? क्या इन लोगों के काम पर कुछ नजर लग गया? Well, let us see. We can see over here, that is also written in the background at the bottom of the line, that we can see each member of the family involved in the production of the yarn. And notice that ये क्या करने के लिए कह रहा है, बहुत अच्छे से समझना आप लोग कि ये एक चीज आपको नोटिस करने के लिए कह रहा है. एंड व्हाट इज दैट? क्या नोटिस करना है हम लोगों को? लेट अस सी इन द इमेज. वेट ऑन. नोटिस दैट वन व्हील इज मूविंग, only one spindle. Now that is very important, my dear students. ये जो आपको नजर आ रहा है ये सामने में, that is known as spindle. और ये एक व्हील को घुमाने से एक ही स्पिंडल जो है वो काम कर रहा है. और ये स्पिंडल का काम क्या है कि ये थ्रेड बनाता है. यानी एक व्हील को घुमाने से
एक ही थ्रेड एक बार में बन पा रहा है, यानी एक लाइन एक थ्रेड का बन रहा है। अगर कुछ ऐसा हो जाए, कोई ऐसा मशीन आ जाए कि एक बार व्हील घुमाए और बहुत सारे विंडल्स स्पिंडल्स में थ्रेड बनना शुरू हो जाए, तो काम और इजी हो जाएगा और फास्ट हो जाएगा। बट यू विल हैव टू नोटिस ओवर हियर दैट इन द बिगिनिंग the wheel which was introduced in the beginning as a system, as a machine, you can see manual machine है, that it is only spinning one thread at the one time। ये जो नजर आ रहा है, ये this is known as the spindle, है ना। और ये जो wheel है, ये wheel इस spindle को move कर रहा है और ये thread बन रहा है। let us see further आगे क्या होता है। let us see द कमिंग ऑफ द फैक्ट्रीज। अब जो है फैक्ट्रीज आना शुरू हुआ। ठीक है, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे दैट वी वर ऑल स्टडिंग, दैट वाज बिफोर द कमिंग ऑफ द फैक्ट्रीज। अब जो है यूरोप में फैक्ट्रीज आना शुरू होता है। एंड द अर्लीस्ट फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड केम अप बाय 1730s। रिमेंबर द ईयर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एमसीक्यू के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फैक्ट्री यानी अर्लीस्ट फैक्ट्री जो इंग्लैंड में आया वो 1730s में आता है। एंड फैक्ट्रीज मल्टीप्लाइड इन द लेट 18th सेंचुरी। और 18th सेंचुरी जब खत्म होने थे, मतलब 1730s, यानी दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी। और लेट 18th सेंचुरी तक क्या होता है, फैक्ट्रीज जो है वो मल्टीपल होना शुरू हो जाते हैं, यानी 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 होना शुरू हो जाते हैं। फैक्ट्री स्टार्टेड मल्टीप्लाइंग एंड द फर्स्ट सिंबल ऑफ द न्यू एरा, and the first symbol of the new era was cotton। और जो ये नया एक जमाना शुरू होता है ना, that is after the coming of the factories। अब ये जो नया जमाना शुरू हुआ है, नया एरा शुरू हुआ है, न्यू एज स्टार्ट जो हुआ है, वो किसका एज है, कॉटन का एज है। एंड एवरीवेयर दे वर पीपल वर प्रोड्यूसिंग कॉटन। कॉटन से थ्रेड, थ्रेड से फिर क्लोथ्स, ये सारा काम बढ़ते चला गया। और ये सबसे पहला जो एरा जो स्टार्ट होता है, दैट इज फ्रॉम द कॉटन। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कॉटन एरा भी कहते हैं। वी ऑल्सो नोन केम टू बी नोन एज, इट ऑल्सो केम टू बी नोन एज कॉटन एरा, क्योंकि कॉटन से ही सबसे पहले स्टार्ट होता है स्पिनिंग का काम। वहां से आपने देखा होगा अभी इन 1760s, देखो 1730 से स्टार्ट होता है फैक्ट्री आना। 1760 में क्या हो रहा है, ब्रिटेन वाज इंपोर्टिंग, इंपोर्टिंग मतलब मंगवाना, रॉ कॉटन बाहर दूसरे कंट्री से वो ब्रिटेन जो है मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं 2.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ रॉ कॉटन टू फीड इट्स कॉटन इंडस्ट्री। 1760 में ब्रिटेन में 2.5 मिलियन पाउंड्स, है ना, ये कॉटन आता है अपनी कॉटन इंडस्ट्रीज को फीड करने के लिए। कॉटन they are using as a raw material, and from that particular cotton they are making different particular items। बेडशीट भी बना रहे हैं, है ना, कॉटन का बेडशीट भी आता है, कॉटन का शर्ट भी आता है, कॉटन के बहुत सारे कुछ होते हैं। सो जस्ट दे वर प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ different items made from cotton। but in 1760 that import was 2.5 million, that you also mark it, note it down, 2.5 million in 1760, that is also important for MCQ। and by 1787, 1787 से यानी जस्ट 27 years, 27 साल और बीतता है, दिस इंपोर्ट रोज टू 22 मिलियन पाउंड्स। 27 years में 10 टाइम, ऑलमोस्ट 10 टाइम जो इंपोर्ट जो है वो बढ़ जाता है ब्रिटेन में। और ब्रिटेन जो है और ज्यादा इंपोर्ट करने लगता है। इसके मतलब ये है कि द इंडस्ट्रीज वर ग्रोइंग ऑन इन ब्रिटेन, द फैक्ट्रीज वर मल्टीप्लाइंग ऑन। सो वी विल आल्सो लुक एट द फैक्टर्स, है ना, विच लीड टू दिस इंक्रीमेंट, जिसके वजह से ये इंक्रीमेंट होता है। वो सब फैक्टर्स भी हम लोगों को देखना है और डिस्कस करना है। 2.5 मिलियन से 22 मिलियन, 1787, रिमेंबर ईयर मेंटेन याद करना है, और कितने मिलियन पॉइंट इंपोर्ट हो रहा था ब्रिटेन में वो आपको याद रखना है। So this increase was linked to a number of changes within the process of production। और ये इंक्रीज जो है सिर्फ लोगों का काम मेहनत करने से नहीं हुआ, बढ़ गया, इसके वजह से और भी कुछ है। देयर आर मेनी न्यू रीजंस आल्सो, एंड दैट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने का जो प्रोसेस है उस पे चेंज आता है। यानी कि लोग जो है अब मैनुअल से हो, जो मैंने अभी दिखाया था आपको, एक कॉटन प्रोडक्शन हो रहा था, थ्रेड प्रोड्यूस हो रहा था फ्रॉम वन सिंगल व्हील। तो हो सकता है कि अब एक व्हील से बहुत सारे स्पिंडल्स को मूव कराया जा रहा हो और थ्रेड्स ज्यादा पैदा हो रहा, थ्रेड्स का प्रोडक्शन बढ़ गया होगा। सो लाइकवाइज देयर वाज नंबर ऑफ चेंजेस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन आल्सो। प्रोडक्शन के हर स्टेज पर क्या था, कुछ चेंजेस था, कुछ नया डेवलपमेंट था, कुछ मॉडर्न टेक्निक्स और मॉडर्न मशीन्स का इस्तेमाल हो रहा था। दैट वाज द रीजन बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन इंपोर्ट। कितना इंपोर्ट में इंक्रीज हुआ था देखा आपने, 2.5 मिलियन पाउंड से लेकर 22 मिलियन पाउंड हो गया था इन जस्ट 27 years, 1760 से 1787।
तो अब देखते हैं कि ये फैक्ट्रीज जब स्टार्ट हो गया है इंग्लैंड में 1730 से ही, है ना, 1730 से फैक्ट्री स्टार्ट हो गया है. नाउ वी विल सी सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ फैक्ट्रीज ऑन प्रोडक्शन. प्रोडक्शन पर क्या असर पड़ता है इन फैक्ट्रीज के आने के बाद. क्या उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है या और अच्छा हो जाता है, बढ़ जाता है. लेट अस सी क्या अप होता है या क्या डाउन होता है. लेट अस सी. Increase in efficiency, that is the first point, my dear students. A series of inventions in the 18th century increase in the efficiency of each step of the production. सीरीज ऑफ इन्वेंशन, यानी एक इन्वेंशन के बाद दूसरा इन्वेंशन, यानी डेवलपमेंट के बाद और डेवलपमेंट, नए नए मशीन्स का आना, फैक्ट्रीज में यूज होना. इसके वजह से क्या हो रहा था, हर स्टेप, प्रोडक्शन का हर स्टेप में क्या हो रहा था, एफिशिएंसी हो रहा था, यानी काम और बेहतरीन ढंग से हो रहा था, है ना, विदाउट एनी एरर हो रहा था, एफिशिएंट काम हो रहा था, कम टाइम में ज्यादा काम हो रहा था, बिकॉज ऑफ द न्यू इन्वेंशंस. और कहाँ कहाँ इन्वेंशन हो रहे थे, हर स्टेप में, सच एज टैगिंग, यानी टैग लगाना, ट्विस्ट करना, यानी कि थ्रेड को बनाकर ना उसको, मतलब आप देखें गर्ल्स जो अपने हेयर जो है ट्विस्ट करती है ना फॉर डिजाइनिंग, तो वैसे वो कॉटन को भी ट्विस्ट करने के लिए, कॉटन को स्पिन करने के लिए, कॉटन को रोल करने के लिए, एवरीवेयर देयर वाज सम इन्वेंशन. हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ इन्वेंशन था, एक नया टेक्निक्स था, जिसके वजह से ये इंपोर्ट बढ़ गया था. 2.5 से 222 मिलियन पाउंड इंपोर्ट इसी वजह से हो रहा था, बिकॉज देयर वर effect of factories on the production and the new invention. There was effect of new invention also. आगे देखते हैं, इंक्रीज इन आउटपुट, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ फैक्ट्रीज ऑन प्रोडक्शन. फैक्ट्री के वजह से प्रोडक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, आउटपुट ज्यादा होने लगते हैं. मींस द आउटपुट पर वर्कर एनहांस, यानी अब जो एक वर्कर जो है एक शर्ट बना रहा था एक दिन में, तो अब एक वर्कर जो हो सकता है कि 3 शर्ट बना रहा हो. मींस द आउटपुट पर वर्कर एनहांस्ड, मींस बढ़ गया. enabled each worker to produce more, हर एक वर्कर जो है आगे से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा था, है ना, एक शर्ट की जगह दो, दो की जगह 3 बना रहा था, बिकॉज of this invention, because of the effect of factories on the production. And even the production of stronger threads and yarn were made possible. और प्रोडक्शन में क्या चीज का हो रहा था, स्ट्रॉन्गर थ्रेड, और मजबूत धागा बन रहा था, स्ट्रॉन्गर थ्रेड्स बन रहा था. और यान, यान तो आपने देखा होगा एक गोला बनाया जाता है ना, तो यान भी बहुत जो है वो पॉसिबल हो गया बनाना, क्योंकि पहले जो है यान लोग जो है बनाने में काफी टाइम लग जाता था, लेकिन अब मशीन आ गया है तो स्ट्रॉन्गर थ्रेड भी बन रहा है और यान भी बन सकता है. सो दिस वर द इफेक्ट्स ऑफ फैक्ट्रीज on production, my dear students. Hope that you have liked the video, and we will meet again in our next video release of the tutorial. And if you are new to this channel, please subscribe the channel and press the bell icon to get the information of the next release of the tutorial. Please share it with your friends and others also. Thank you for the time being. Take care. Stay at home. Bye bye. Take care.